हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग। ये टॉपिक मोनोपोली के अंडर कवर होता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है और पीक लोड प्राइसिंग क्या है मोनोपोली के अंडर। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये वीडियो 1-2 दिन के लिए फ्री होगी, बाकी फिर पेड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Sometimes the demand for a product or service is not the same at different points of time या different time points, and the cost to produce the product or service to meet these demands also differ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुड या सर्विस जो भी आप बना रहे हो, जो भी मोनोपोलिस्ट बना रहे हैं या जो भी कोई कंपनी बना रही है, उसकी डिमांड सेम नहीं रहती थ्रू आउट द ईयर। अलग अलग डिमांड्स होती रहती हैं, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, और कभी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, कभी कॉस्ट कम हो जाती है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि रॉ मटेरियल कभी सस्ता होगा, कभी महंगा होगा। इन सच केसेस इट इज़ एडवांटेजियस आना था यहाँ पे, मैं यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, एडवांटेजियस GEOUS। ठीक है, तो कभी कभी स्पीड में लिखते लिखते हो जाता है। इट इज़ एडवांटेजियस टू द प्रोड्यूसर टू चेंज डिफरेंट प्राइजेज फॉर द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। तो कभी कभी ये काफ़ी एडवांटेजियस रहता है मोनोपोलिस्ट के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए कि जब डिमांड हाई है तो प्राइस थोड़ा ऊपर रख दे, और जब डिमांड लो है तो प्राइस लो कर दे, क्योंकि माल भी तो बेचना है ना। समझ की बात? दिस इज़ द केस ऑफ इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी को हम कहते हैं इंटरटेम्पोरल। इंटर मतलब बिटवीन, टेम्पोरल मतलब टाइम, के अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट चार्ज करना। ठीक है, दिस इज़ अ वाइडली प्रैक्टिस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहती थी अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग रेट चार्ज करना। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। अगर हम एग्जांपल लेके चलें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट द सेम थ्रू आउट द डे। सारा दिन डिमांड सेम तो नहीं रहती। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन मोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड बिजनेस ऑफिसेज आर वर्किंग, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ मैक्सिमम। दिन के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे ऑफिसेज खुले हैं या इंडस्ट्रीज़ पे काम चल रहा है। हाउस होल्ड डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ ग्रेटेस्ट इन द इवनिंग, क्योंकि हाउस होल्ड में सारे बंदे काम कुम करके जब शाम को घर जाएंगे तो इवनिंग के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो ज़्यादा होगी हाउस होल्ड सेक्टर में। ठीक है, जनरली द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ लोअर ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज मार्केट्स आर क्लोज्ड, सम इंडस्ट्रियल यूनिट्स डू नॉट हैव अ नाइट शिफ्ट एंड the household activity requiring use of electricity is very much less। तो रात में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसेज बंद होते हैं और ज़्यादातर हाउस होल्ड्स में जो आपको जो मशीनें वगैरह, वॉशिंग मशीन चलानी है, कोई ब्लेंडर चलाना है या कुछ भी चलाना है, जो भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं वो आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, रात को तो सो गई। ठीक है, और जो मार्केट्स हैं वो भी ज़्यादातर रात को क्लोज रहेंगी, तो रात को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो जाती है। देयरफॉर एट डिफरेंट times during the day there are different demand curves for electricity। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिमांड कर्व्स बनेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। when the demand is maximum in some period it is referred to as the peak period। तो जब डिमांड हाई होगी इलेक्ट्रिसिटी की तो उसको पीक पीरियड कहा जाएगा। when it is relatively less it is known as off period। तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसे पीक पीरियड देखा जाएगा, और अगर डिमांड कम है तो उसे हम ऑफ पीक पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम डिमांड कर्व बनाएंगे कि पीक लोड की डिमांड जो है वो अलग है और ऑफ लोड की जो डिमांड कर्व है वो अलग है। तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। D1 इज़ द डिमांड कर्व फॉर द पीक पीरियड एंड D2 इज़ द डिमांड कर्व फॉर ऑफ पीक पीरियड। तो ये जो D1 डिमांड कर्व है वो पीक पीरियड की डिमांड कर्व है, और ये जो D2 डिमांड कर्व है ये ऑफ पीक मतलब जब डिमांड कम है तब के है। ठीक है, द electricity supply company sets marginal revenue equal to marginal cost for each period and thereby obtain OP1 price of the peak period and OP2 price for the off peak। तो ये जो marginal cost curve है, ये जो D1 है ये डिमांड कर्व होगी और AR कर्व होगी, उसी के हिसाब से ये MR1 होगी, और ये D2 डिमांड कर्व के हिसाब से या AR2 के हिसाब से ये MR2 होगी। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब MR1 को इंटरसेक्ट करती है तो E1 इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जब MR2 को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो E2 है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो जब
डिमांड पीक पे है, जब डिमांड काफ़ी हाई है तो क्वांटिटी कितनी है OQ1 और प्राइस कितना चार्ज कर रही है कंपनीज OP1। मगर जब डिमांड लो है तो क्वांटिटी कितनी है इक्विलिब्रियम की OQ2 और प्राइस कितना है OP2। मतलब जब डिमांड हाई है तो हाई प्राइस चार्ज करो और जब डिमांड है तो लो प्राइस चार्ज करो। उसका ये डायग्राम है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंस OP1 इज ग्रेटर देन OP2 द प्राइस इज हायर इन द पीक पीरियड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पीक पीरियड है उस पर जो प्राइस है वो हाई होगा। इन द पीक पीरियड at OP1 price, the electricity supply company sells OQ1 amount of electricity while the off-peak period sales of the company are equal to OQ2। तो वही बताया कि भाई ये जो OQ1 है ये हाई डिमांड के टाइम पे आप सप्लाई करेंगे, आप मतलब जो मोनोपोलिस्ट है वो सप्लाई करेगा, और OQ2 जब डिमांड लो है उस टाइम सप्लाई की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात चल रही है। दिस इंक्रीजेज द कंपनीज प्रॉफिट अबव व्हाट दे वुड हैव बीन इफ it had charged a single price just covering the average cost of producing electricity in peak and off peak period। तो इससे क्या होगा, कंपनी अगर एक नॉर्मल प्राइस चार्ज करती उससे ज़्यादा पैसे कमा लेगी कि जब डिमांड हाई है तो हाई प्राइस चार्ज करो और जब डिमांड लो है तो लो प्राइस चार्ज करो। तो आपने देखा होगा जब ओला उबर वाले या जोमेटो वाले या ब्लिंकिट वाले जब भी डिमांड हाई चल रही होती है, फेस्टिवल सीजन होता है तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, और जब मतलब लो डिमांड चल रही होती है तो उस टाइम पे जो है प्राइस कम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने और भी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। पब्लिक यूटिलिटी एंटरप्राइजेज आर जनरली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू डिटरमिन द प्राइजेज फॉर पीक एंड ऑफ पीक पीरियड्स बाय सेटिंग मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू फॉर ईच पीरियड। ये जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज होती हैं ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, और या तो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं या फिर गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती हैं, तो ये इस हिसाब से प्राइजेस ऊपर नीचे चार्ज नहीं कर पाती। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं तभी तो जो लोग हैं वो आजकल, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी जो है प्राइवेटाइज हो रही है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा धरने दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज आ गई तो वो अपने हिसाब से रेट चार्ज करेंगी। अगर सरकार रहेगी तो सरकार ऐसी अपनी मनमानी नहीं करेगी और अपनी जो मोनोपोली पावर है उसका मिसयूज़ नहीं करेगी। समझ की बात। द गवर्नमेंट determines the prices for each period where the demand curves intersects the respective marginal cost curves. It can be explained with the help of diagram। तो जो गवर्नमेंट है वो इस हिसाब से चार्ज नहीं करेगी, गवर्नमेंट इस हिसाब से चार्ज करेगी जहाँ पे डिमांड कर्व और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। मगर जो मोनोपोलिस्ट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो MRMC के हिसाब से चलेगी। समझ की बात। इन द गिवन फिगर D1 इज़ द डिमांड कर्व फॉर द पीक पीरियड एंड D2 इज़ द डिमांड कर्व फॉर ऑफ पीक पीरियड। ये D1 डिमांड कर्व है पीक पीरियड की और D2 डिमांड कर्व है जो ऑफ पीक पीरियड है। सिंस वी आर कंसिडरिंग case of regulated electricity supply company, the supply to be fixed for peak period is OP1। जो सप्लाई जो कंपनी का जो प्राइस है, मैंने सप्लाई कह दिया, जो प्राइस फिक्स किया गया है वो यहाँ पे जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट कर रही है ये कितना प्राइस सेट हो गया OP1, और अगर दूसरी तरफ देखें जब डिमांड लो है तो कितना प्राइस सेट हुआ है OP2, वाइल फॉर द ऑफ पीक पीरियड इट इज़ OP2। तो कहने की बात ये है कि अगर सरकार का कुछ कंट्रोल होगा या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सरकार के कंट्रोल में होगी या खुद सरकार ही उसे मैनेज कर रही है, तो डिमांड कर्व जहाँ कट करती है मार्जिनल कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है सप्लाई कर्व, तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही काम चलेगा। तो इसमें भी प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है जब पीक डिमांड होती है, और जब ऑफ पीक डिमांड होती है उसमें प्राइस कम चार्ज किया जा रहा है। These prices have been determined at the points where the demand curves D1 and D2 intersect the marginal cost curve, जिसको सप्लाई कर्व भी कहा जाता है, rather than where the marginal revenue curves intersect the marginal cost curves। तो ये जो है MCMR अप्रोच के हिसाब से नहीं चल रही, ये सीधा डिमांड कर्व और जो मार्जिनल कॉस्ट है जो सप्लाई कर्व कहते हैं उसके हिसाब से चल रही है। समझ की बात। द प्राइसेस डिटरमिन्ड in this manner are lower than those determined by the non-regulated public utility company, but this situation will definitely be more efficient than one in which the regulated public utility is required to charge a uniform price for electricity। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन उससे तो बेहतर है कि उससे तो बेहतर है जिसमें एक ही प्राइस फिक्स कर दिया जाता है।
ठीक है, तो उससे तो बेहतर है, बट ये उतनी भी बुरी नहीं है जितनी MCMR सिचुएशंस है, उससे कम प्राइस है। और जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर चलें तो ये उससे ज़्यादा प्राइस है जिसमें सरकार एक ही प्राइस फिक्स कर देगी। तो सरकार को एक प्राइस फिक्स नहीं करना चाहिए, डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, ये थ्योरी कहती है वो। बाकी अलग अलग वेलफेयर के कॉन्सेप्ट्स अलग कहते हैं, ठीक है। नाउ सपोज द गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी टू सेल इलेक्ट्रिसिटी एट अ प्राइस OP which is just sufficient to cover the average cost of producing electricity in different time periods। तो अगर सरकार कहती है कि भाई जितना ये OP प्राइस है, OP प्राइस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये वाला OP प्राइस, ठीक है, कि भाई OP प्राइस ये चार्ज करना। अब इस OP प्राइस पे अगर हम देखें एट OP प्राइस, अगर हम OP प्राइस पे बात करें, अगर OP प्राइस पे लेके चलते हैं इसको, मैं ये चेंज कर लेता हूँ। एट OP प्राइस द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोवाइड्स एन आउटपुट ऑफ OQ4 ड्यूरिंग द ऑफ पीक पीरियड्स। तो अगर मैं डायग्राम के हिसाब से चलूँ, अगर मैं OP प्राइस सेट कर देता हूँ, सरकार कह देती है कि मैंने OP प्राइस सेट करना है, तो ऑफ पीक पीरियड के सामने अगर ये M पॉइंट देखें तो इस प्राइस के सामने OQ4 क्वांटिटी जो है वो जो है बनाई जाएगी और इतनी मार्केट में डिमांड होगी, ठीक है। बट दूसरी तरफ चलें, ड्यूरिंग पीक पीरियड द कंपनी वुड लाइक टू प्रोड्यूस PA क्वांटिटी वेयर MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल्स टू P। तो ड्यूरिंग पीक पीरियड क्या होगा, इसी प्राइस पे जो मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से देखें तो कंपनी कितना सप्लाई करना चाहेगी, PA इतनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेगी, मगर कमी कितनी की रह जाएगी, AF की फिर कमी रह जाएगी, समझ गए बात। तो जब इतनी क्वांटिटी की जो डेफिशिएंसी रह जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा, पावर कट होंगे, समझ गए बात आप, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो अपना मार्जिनल कॉस्ट भी देखेगी ना। हाउएवर एट दिस प्राइस डिमांड इज फार मोर देन the output and this would result in shortage which may be manifested in the form of load shedding और involuntary power breakdowns। जैसा कि मैंने कहा कि इस प्राइस पे अगर आप देखो तो अगर आप OP प्राइस को चेक करो, इस प्राइस पे मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से चलें तो PA सप्लाई हो पाएगी, मगर डिमांड तो ज़्यादा है ना, डिमांड तो PF तक थी, तो इस डिमांड को पूरा तो नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी कम सप्लाई कर रही है। तो इसके लिए या तो फिर बिजली के कट लगेंगे, ठीक है, या फिर पावर शेडिंग होगी, बीच बीच में बिजलियाँ जाएंगी, समझ की बात। टू अवॉइड सच सिचुएशंस द गवर्नमेंट में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी टू मीट द डिमांड एट द रेगुलेटेड रेट। तो इसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बताया जाएगा कि तुम फलां जो है इतनी डिमांड को पूरा करो, ठीक है। हेंस द कंपनी विल बी फोर्स टू रेज द आउटपुट लेवल टू OQ3 वेयर द मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड्स द मार्जिनल रेवेन्यू। तो कंपनी को ज़बरदस्ती जो है ये बेचना पड़ेगा और उसमें क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगी और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंपनी को जो है लॉस होगा। तो इस सिचुएशन में जब कंपनी को लॉस होगा तो फिर तो सही काम नहीं है ना। इन अदर वर्ड्स, in peak period the electricity company suffer losses and this will naturally make it reluctant to expand its generating capacity to the extent that it is able to meet the peak demand at regulated rate। तो जब उसको लॉस होगा तो वो अपनी एक्सपेंशन क्यों करेगा, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा, समझ की बात। तो इस वजह से जो है रेगुलेटेड मोनोपोलीज में ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं, द पीक लोड प्राइसिंग पॉलिसी कैन ईजिली अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज इन द पीक पीरियड। अगर हम पीक लोड के हिसाब से चलें तो पीक प्राइसिंग पॉलिसी से ये जो शॉर्टेज है ये ख़त्म हो जाएगी। बाय डिटर्मिनिंग डिफरेंट प्राइजेज फॉर द पीक and off-peak period, supply is equalized with the demand in each period and consumer do not suffer loss of welfare on the ground that their demand is not met by electricity company or department in the peak period। तो इससे क्या होगा, अगर पीक लोड ऑफ लोड के हिसाब से चले तो लोग कहेंगे यार महंगा है मत लो, तो वो अपनी डिमांड अपने आप कम कर पाएंगे, मगर ये नहीं कह पाएंगे कि भाई हमारी डिमांड अनसेटिस्फाइड रहेगी या हमारी डिमांड सरकार या फिर जो भी डिपार्टमेंट है या जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाली कंपनी है वो पूरी नहीं कर पाई, ठीक है। There are two main advantages of peak load pricing over uniform pricing। अगर एक ही प्राइस रखते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट, पीक लोड प्राइसिंग रिजल्ट्स इन मोर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस एग्जांपल के हिसाब से बिटवीन द पीक एंड ऑफ पीक पीरियड्स। तो इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वो अच्छी होगी। सिंस द प्राइस इज हायर इन द पीक पीरियड, दोज पीपल
who can shift their demand to off peak period will attempt to do so. वो लोग जो सोचेंगे कि भाई ये अभी तो बहुत महंगी हो रही है, तो जब थोड़ी सस्ती हो जाएगी तब डिमांड करेंगे, तो ऐसे लोग उस टाइम पे डिमांड कर पाएंगे. This will reduce the total cost of producing electricity. इससे जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी. Let us now compare the implication of पीक लोड प्राइसिंग एंड यूनिफॉर्म प्राइसिंग इन अ फॉर्मल मैनर. एक अच्छे से डिस्कस करते हैं. यही डायग्राम मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया, सेम टू सेम है. इट मे बी नोटेड इन द गिवन फिगर दैट अ यूनिफॉर्म प्राइस ओपी, अगर मैं ओपी प्राइस की बात कर रहा हूँ, ओपी चार्ज करती है डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज OQ3. अगर हम इस पे देखें, पीक लोड टाइम पे देखें तो डिमांड कितनी है, OQ3 जो पीक पीरियड की है. एंड फॉर दिस आउटपुट JQ3 इज़ द मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी इस आउटपुट के लिए, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व के हिसाब से देखें तो मार्जिनल कॉस्ट होगी JQ3 इफ़ द पीक लोड प्राइसिंग पॉलिसी इज़ फॉलोड. अगर पीक लोड प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करेंगे, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स टू OQ1. अगर इसके हिसाब से चलें तो डिमांड कितनी होनी चाहिए, ये जो पीक लोड पॉलिसी है जहां MC और ये जो डिमांड कर्व कट कर रही है, इसके हिसाब से जो डिमांड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, OQ1. समझ गई बात. द पीक OQ1 इन द पीक पीरियड पे ये डिमांड होनी चाहिए. एज अ रिजल्ट कॉस्ट जो है फॉल बाय द एरिया Q1 Q3 JE. ये जो Q1 Q3 और JE, ये वाला एरिया ना, मैं फिर से आपको करके बता देता हूँ. ये वाला जो एरिया ना, इससे कॉस्टिंग कम हो जाएगी क्योंकि फालतू माल नहीं बनाना पड़ा. while benefits fall by the area of Q1 Q3 and FE. तो ये बताया गया है कि Q1 Q3 और FE से ये जो है कॉस्टिंग कम हो जाएगी और ये बेनिफिट्स होंगे. जब कॉस्टिंग कम होती है तो प्रोड्यूसर को तो बेनिफिट्स होते ही होते हैं और ओवरऑल वेलफेयर इफेक्ट्स भी होंगे इसके. ठीक है. द फॉल इन द कॉस्ट एक्सीड्स द फॉल इन द बेनिफिट्स बाय एरिया EFJ. अगर हम एरिया EFJ को देखें, कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा कम हुई है और बेनिफिट सिर्फ इतना सा कम हुआ है, ये वाला. ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये वाला एरिया EJF या फिर आप कह सकते हो EFJ. ठीक है, ये जो ट्राइंगल है बीच में, ये वाला मैं फिर से बना देता हूँ. ये वाला जो ट्राइंगल है ना, सिर्फ बेनिफिट्स इतने से कम हुए हैं और कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा कम हो गई है, तो फ़ायदा तो हुआ ही है ना. सो देयर इज़ अ नेट गेन ऑन अकाउंट ऑफ पीक लोड प्राइसिंग विच कॉजेज अ रिडक्शन इन द डिमांड इन द पीक पीरियड. तो पीक पीरियड में डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे क्या है, कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और जो बेनिफिट्स जो कम हुए हैं वो तो बहुत कम है और कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. समझ की बात. इन ऑफ पीक पीरियड प्राइसिंग इंक्रीजेज डिमांड फ्रॉम OQ4 टू OQ2. तो पीक पीरियड में अगर देखें OQ, ये जो है ऑफ पीक पीरियड में, तो OQ2 से जो डिमांड है वो जो OQ4 है उससे डिमांड बढ़ के OQ2 आ सकती है. अगर इसी सिचुएशन को देखें तो पहले डिमांड कितनी थी इस पीरियड पे, OQ4, और अब कितनी हो गई है, OQ2. अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलें तो प्राइस भी गिर जाएगा और जो है क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी. तो दोनों सिचुएशंस में ये सिचुएशन सही है कि सरकार डिमांड सप्लाई पे छोड़ दे और इंटरवीन करके प्राइस सेट ना करे. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेनिफिट्स राइज बाय मोर देन कॉस्ट एंड द नेट गेन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ NML. तो नेट गेन जो एरिया होगा वो ये वाला ट्राइंगल होगा, ये वाला ट्राइंगल है. ठीक है, NML, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है. हाँ, पॉज करके डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना. इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी इज़ a regulated monopoly which is not allowed to earn any excess profits, this entire efficiency will go to the consumers for consumers of electricity. अगर ये जो regulated monopoly है ये सरकार की है और सरकार ही से ओन कर रही है और सरकार का मेन मकसद प्रॉफिट नहीं होता, तो सारा का सारा जो कंज्यूमर को जो बेनिफिट होगा, जो वेलफेयर होगी, वो कंज्यूमर्स के खाते में चली जाएगी क्योंकि सरकार का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता. ठीक है. तो ये तो था फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड एडवांटेज क्या है ऑफ लीड जो है पीक लोड प्राइसिंग की, इज in terms of reduction in fixing costs. In choosing a plant for electricity generation, the company will have to consider the demand in peak period. कंपनी देखेगी पीक पीरियड में कितनी डिमांड है. इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी मस्ट हैव अ प्लांट लार्ज इनफ टू मीट द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन द पीक पीरियड. तो पीक पीरियड के टाइम पे जब डिमांड काफ़ी हाई है तो जो कंपनीज होंगी वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी रखेंगी, अपने पास ज़्यादा कैपेसिटी रखेंगी, बड़ा प्लांट बनाएंगी ताकि जब पीक डिमांड होती है तो वो उस डिमांड को पूरा कर सके. अंडर यूनिफॉर्म प्राइसिंग, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस OQ3 आउटपुट
OQ3 amount of electricity to meet the peak load पीक पीरियड या पीक लोड डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एक ही प्राइस की बात करें तो इस प्राइस पे जो है कंपनी जो है वो ज़्यादा माल बना पाएंगी, वो तभी बना पाएंगी जब उनके पास पूरा का पूरा मतलब जुगाड़ होगा या फिर एक्सेस कैपेसिटी होगी। वाइल पीक पीरियड प्राइसिंग में क्या होगा, पीक पीरियड प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड इन द पीक पीरियड इज़ लेस। अगर हम पीक पीरियड के हिसाब से प्राइस चार्ज करने लगेंगे तो उसमें डिमांड जो है अल्टीमेटली कम हो जाएगी, और अगर हम नॉर्मल प्राइस रख देते हैं तो उसमें डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। देयरफॉर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी वुड नीड अ स्मॉलर प्लांट विच मीन्स दैट इट्स फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी लोअर। क्योंकि पीक पीरियड में प्राइस ज़्यादा चार्ज हो रहा है तो डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो वो भी स्मॉलर प्लांट में काम कर पाएगी, उसकी कॉस्टिंग भी कम होगी। दिस कॉस्ट रिडक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एफिशिएंसी गेन फ्रॉम पीक लोड प्राइसिंग। तो ये भी एक टाइप का होगा कि उसे हर वक्त बड़े बड़े प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिमांड जो है जब भी हाई होगी प्राइस वो उठा देगा तो उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी। तो अब कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। पीक लोड प्राइसिंग एज एक्सप्लेन्ड अबव रिजल्ट्स इन ओवरऑल एफिशिएंसी गेन। इससे ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, कंज्यूमर्स का भी भला होता है, प्रोड्यूसर्स का भी होता है। नॉनदलेस इट इज़ हार्मफुल to those whose demand is large or wholly in the peak period and who would find it difficult to shift their demand to off peak period। तो सिर्फ उन लोगों को नुकसान है जो मतलब जो जिनको डिमांड में इमरजेंसी है, उनको बिजली उसी टाइम चाहिए ही चाहिए और वो अपनी डिमांड को ऑफ पीक पीरियड पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, उनका नुकसान है। बाकी ओवरऑल इकोनॉमी की एफिशिएंसी देखेंगे तो बढ़ेगी। ठीक है, तो इस पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं ये सरकार के कंट्रोल में ही रहनी चाहिए और ताकि कंज्यूमर का वेलफेयर बढ़े, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर उसको और एफिशिएंटली चलाना है तो ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देनी चाहिए। अलग अलग व्यूज़ हैं। ठीक है, मेरा व्यू ये कहता है कि सरकार अपने हाथ में रखे और सरकार एफिशिएंटली काम करे। सरकार का यही तो है ना कि भाई एफिशिएंटली काम नहीं करती। अगर सरकार ही एफिशिएंटली काम करेगी तो फिर हमें ये जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है ये सरकारी हाथों से दे के प्राइवेट हाथों में देने की क्या ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।